हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के बारे में। तो ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट का ये पार्ट 1 है। इसमें हम जानेंगे ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या है, और एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन के बारे में और फ्रीक्वेंसीज के बारे में जानेंगे। बाकी टेस्ट के बारे में हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एक एक टेस्ट 1 बाय 1 हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क क्या है। ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? तो तुम्हारा ट्यूनिंग फॉर्क जो है ये 2 ब्रांच फॉर्क कहते हैं, जो कि यू शेप्ड मेटेलिक बार होता है। मतलब ये मेटल का बना होता है, यू शेप्ड होता है। इसके जो ये दोनों पार्ट है, इन दोनों पार्ट को प्रॉन्ज कहते हैं। मतलब 2 प्रॉन्ज स्ट्रक्चर होता है, 2 प्रॉन्ज स्ट्रक्चर होता है। प्रॉन्ज का मतलब क्या है? दांतेदार स्ट्रक्चर होता है। और ये इसका क्या है? ये हैंडल होता है। और ये जो दिख रहा है नीचे वाला पार्ट गोल सा, इसको कहते हैं बेस या फुट प्लेट कह सकते हैं इसको। और इस पे देखो लिखा होता है कितनी फ्रीक्वेंसी की है। तो मतलब ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की आता है। और इसको जब हम वाइब्रेट करते हैं तो ये सेम टोन में वाइब्रेट करता है। मतलब सेम टोन में इसकी मतलब जो ट्यूनिंग है सुनाई देती है। जिस मतलब स्पीड से इसको वाइब्रेट करेंगे तो इस स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे किसी सरफेस से हम इसको जब हिट करते हैं तो सेम टोन में, मतलब फिक्स टोन में कह सकते हैं, फिक्स टोन में हमें क्या सुनाई देती है? साउंड सुनाई देती है, जो कि अपने आप को मतलब रेजोनेट करती है। इसलिए क्या इसलिए इसको क्या कहते हैं? एकाउस्टिक रेजोनेटर भी कहते हैं इसलिए। ठीक, बाकी ट्यूनिंग फॉर्क देखो अलग अलग टाइप की आती है। तो ट्यूनिंग फॉर्क एक आती है 128 हर्ट्ज की आती है, 256 की भी आती है, और 512, 1024, 2048, 4096। तो इतने सारे हर्ट्ज के ट्यूनिंग फॉर्क जो टेस्ट में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर आप मतलब भूल रहे हैं, आप बस 128 याद कर लीजिए और इसी को क्या करिए, इसको डबल करते जाइए। 128 का दुगना 256, इसका दुगना 512, फिर 1024, फिर 2048, फिर 4096। तो आप 128 याद कर लीजिए, बाकी डबल करते जाइए तो आपको पता चल जाएगा। 4096 पे जाके रुक जाना। तो इतने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की ट्यूनिंग फॉर्क को हम यूज़ करके हियरिंग टेस्ट में यूज़ करते हैं। लेकिन जो 128 हर्ट्ज का जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसको नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि ये सुनाई तो देता है। ये देखो, इसको जैसे कोई पर्सन है उसमें हियरिंग प्रॉब्लम वो फील करता है, लेकिन उसको कह सकते हैं सुन नहीं पाता सही से। उसको पर्सन को लगता तो है कि ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर, पर सुन नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, कम हर्ट्ज का होने की वजह से इसमें क्या होता है, लॉट ऑफ बोन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लॉट ऑफ बोन वाइब्रेशन हो जाता है, इसलिए कम हर्ट्ज के यूज़ नहीं करते। वहीं पर अगर ज़्यादा हर्ट्ज वाले ट्यूनिंग फॉर्क में क्या प्रॉब्लम होती है? हाई फ्रीक्वेंसी वाले में प्रॉब्लम क्या होती है? जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं उनका जो डीके टाइम वो शॉर्ट होता है। शॉर्ट होने की वजह से साउंड जो है जल्दी मतलब चली जाती है, तो फिर टेस्ट करने में दिक्कत होता है। इसलिए जो आइडियल ट्यूनिंग फॉर्क माना जाता है, जो आइडियल ट्यूनिंग फॉर्क किसको कहा जाता है? वो 512 हर्ट्ज, जो 512 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसको आइडियल माना जाता है। ना ये सबसे कम है ना सबसे ज़्यादा, मतलब ये बीच का होता है। इसलिए मैक्सिमम इसी को यूज़ किया जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। ठीक, बाकी देखो ट्यूनिंग फॉर्क को जो एग्जामिनर होता है वो कहाँ कहाँ वाइब्रेट करा सकता है? एग्जामिनर या तो अपने एल्बो में करा सकता है, एल्बो में, या फिर हील ऑफ हैंड में। ठीक, तो किसी भी सरफेस पे वो हल्का सा उसको वाइब्रेट करा के फिर उसको यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग देखो 2 तरीके से होती है। ये तो देखो यही पार्ट के नाम इसमें दिए हैं, टिंस या प्रोन्स कहते हैं इसको, यॉग, हैंडल और टिप या फिर बेस ऑफ फुट प्लेट कहते हैं। तो टेस्ट देखो 2 तरीके से किया जाता है। टेस्ट में सबसे पहले हम क्या पता करते हैं? टेस्ट में हम सबसे पहली चीज़ पता करेंगे, एक एयर कंडक्शन को पता करेंगे। एयर कंडक्शन को, इसको एसी भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ हम क्या पता करते हैं? बोन कंडक्शन को, जिसको बीसी भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एयर कंडक्शन है क्या। देखो जैसे भी कोई भी साउंड हम बाहर से सुनते हैं तो हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? वो एयर के द्वारा पहुंचती है। तो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है ये क्या करता है? साउंड को रिसीव करता है और
ईएसी के द्वारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या फिर इसको एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस भी कहते हैं, इसके द्वारा सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाएगा, उसको वाइब्रेट कर देता है। फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या जुड़ा होता है, मैलियस बोन जुड़ी थी, फिर मैलियस बोन को वाइब्रेट कर देता है। उसके बाद इंकस बोन को, फिर स्टेपिज बोन को, और सबसे अंदर जो तुम्हारा इनर ईयर है, इनर ईयर को फिर वाइब्रेट कराएगा तो स्टेपिज बोन का फुट प्लेट। उसके बाद क्या होता है, इनर ईयर में फ्लूइड भरा होता है, फिर ये फ्लूइड वाइब्रेट करता है और यहाँ पे आर्गन ऑफ कार्टाई में तुम्हारा हेयर सेल प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा जो ऑडिटरी नर्व को रिसीव करते हुए फिर क्या कहाँ पहुँचाता है, ऑडिटरी एरिया ऑफ द ब्रेन में पहुँचाता है, उसके द्वारा हमें साउंड सुनाई देता है। ये तो तुम्हारा हो गया एयर कंडक्शन। एयर कंडक्शन के लिए देखो एक्सटर्नल और मिडल ईयर से होते हुए जाता है। बाकी एक तुम्हारा होता है क्या, बोन कंडक्शन। तो बोन कंडक्शन तुम्हारा जो बोन के द्वारा होते हुए, जैसे ट्यूनिंग फार्क है, ट्यूनिंग फार्क को तुमने वाइब्रेट कराया, उसके बाद तुम इसको अपने कान के पीछे ले जाते हो, तो कान के पीछे एक कह सकते हो बोनी प्रोमिनेंस एरिया होता है, जिसको क्या कहते हैं, मैस्टॉइड प्रोसेस कहते हैं। यहाँ कान के पीछे क्या होता है, बोनी प्रोमिनेंस एरिया होता है, और ये किसका होता है, ये टेम्पोरल बोन का ही बोनी प्रोमिनेंस एरिया होता है, जिसको क्या कहते हैं, मैस्टॉइड बोन। ये किसका पार्ट, ये पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का ही पार्ट होता है, पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो ट्यूनिंग फार्क को वाइब्रेट कराने के बाद कान के पीछे ले जाते हैं, जो उसका बेस ऑफ फुट प्लेट होता है, बेस उसको रखते हैं मतलब हल्का सा। तो उसके बाद क्या होता है, जो तुम्हारा बोन, तो कंडक्शन उसका होते हुए बोन के द्वारा जाता है, तो एक्सटर्नल और मिडल ईयर को पास कर देता है। एक्सटर्नल और मिडल ईयर से नहीं जाता, तो बोन वाइब्रेट होती है और डायरेक्टली कहाँ जाता है, इनर ईयर में डायरेक्टली पहुँचाता है। तो अगर बोन कंडक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर बोन कंडक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया। वहीं पे एयर कंडक्शन क्या था, अगर एयर कंडक्शन लॉस हो रहा है तो क्या होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, क्योंकि एयर का कंडक्शन ब्लॉक हो रहा है, और किसी वजह से ब्लॉक हो सकता है। जितने भी तुम्हारे एक्सटर्नल ईयर के डिजीज हुए या फिर जितनी भी तुम्हारी मिडल ईयर के डिजीज हुए, उन दोनों से जो है कंडक्टिव हियरिंग लॉस तुम्हारा हो सकता है। बाकी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में जो कि तुम्हारा एक्सटर्नल और मिडल ईयर का कोई रोल नहीं होता, तो क्योंकि इसमें बोन डायरेक्टली वाइब्रेट कर रही है। और देखो जब बोन वाइब्रेट कराती है तो बोन कंडक्शन के 3 कंपोनेंट होते हैं, बोन कंडक्शन का 3 कंपोनेंट होता है। सबसे पहला होता है तुम्हारा डिस्टॉर्शनल, दूसरा क्या होता है, इनर्शियल, और तीसरा क्या होता है, ऑसियो टिम्पैनिक। तो देखो डिस्टॉर्शनल में क्या होता है, इसमें तो डायरेक्टली जो है तुम्हारा जो बोन वाइब्रेट कर रहा है, मैस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, वहाँ से देखो वाइब्रेशन ट्यूनिंग फार्क का डायरेक्टली बोन को वाइब्रेट कराते हुए इनर ईयर तक ले जाता है। लेकिन इनर्शियल वाले में क्या होता है, जैसे तुम्हारा बोन वाइब्रेट किया, अब ये तुम्हारा बोन वाइब्रेट करा, लेकिन ये जो बोन है मिडल ईयर में जो तुम्हारे स्ट्रक्चरल ईयर ऑसिकल लोकेटेड मैलियस इनकस स्टेपिज हुआ, तो इनको भी ये वाइब्रेट कराता है, क्योंकि एक बोन जो टेम्पोरल बोन है और ये ईयर ऑसिकल, ये दोनों बोन है, और दोनों बोन किससे अटैच होते हैं, लिगामेंट के द्वारा। तो लिगामेंट क्या करता है, एक बोन को दूसरे बोन से अटैच कराता है। क्योंकि तुम्हारा टेम्पोरल बोन वाइब्रेट करा रहा है, तो वो वाइब्रेशन जो है लिगामेंट के द्वारा तुम्हारा ईयर ऑसिकल्स को भी वाइब्रेट करा रहा है, तो उसके द्वारा जो है कुछ अमाउंट ऑफ साउंड जो है ईयर ऑसिकल उस वजह से भी वाइब्रेट होते हैं। ईयर के द्वारा तो वाइब्रेट कर ही रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को इनर्शियल बोन कंडक्शन कहते हैं। बाकी डिस्टॉर्शनल में क्या होता है, डिस्टॉर्शनल में तो तुम्हारा डायरेक्टली इनर ईयर पे जा रहा है, मतलब बोन कंडक्शन डायरेक्टली होते हुए जा रहा है। लेकिन इनर्शियल में क्या होता है, ये तुम्हारा ईयर ऑसिकल्स के बोन है, और ये जो तुम्हारा टेम्पोरल बोन है, ये लिगामेंट के द्वारा अटैच होते हैं। तो टेम्पोरल बोन का वाइब्रेशन जो है लिगामेंट के द्वारा ईयर ऑसिकल को कुछ अमाउंट में वाइब्रेट कराता है, उसी को इनर्शियल बोन कंडक्शन कहते हैं। और एक होता है क्या, ऑसियो टिम्पैनिक। देखो ऑसियो टिम्पैनिक में क्या होता है, जो तुम्हारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये भी तो बोन से अटैच होता है, ठीक। तो क्योंकि ये देखो तुम्हारा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो तुम्हारा अगर बोन वाइब्रेट करा रहा है, क्योंकि ये इससे अटैच है, तो कुछ अमाउंट में बोन जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी वाइब्रेट कराता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा, फिर ईयर ऑसिकल, फिर वैसे ही अंदर जाएगा साउंड। तो इस तरह के बोन कंडक्शन क्या कहेंगे, इसको ऑसियो टिम्पैनिक बोन कंडक्शन कहते हैं। तो 3 तरह के बोन कंडक्शन के द्वारा जो तुम्हारा साउंड का ट्रांसमिशन जो है इनर ईयर में हो रहा है, ठीक। और बाकी अगर हम बात करें एयर कंडक्शन की, तो देखो एयर कंडक्शन के लिए जो ट्यूनिंग फार्क होता है, ट्यूनिंग फार्क तुम
2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं वाइब्रेट करने के बाद, मतलब ईएसी से 2 सेंटीमीटर कहाँ से रखते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, क्योंकि बिल्कुल पास भी रखना सही नहीं, मतलब वो एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं, डिस्टेंस बनाया गया है, उसके लगभग आसपास रख सकते हो। तो एयर कंडक्शन के द्वारा तुम क्या पता कर सकते हो, देखो एयर कंडक्शन के, अगर एयर कंडक्शन हो रहा है इसका मतलब सही है, मतलब कंडक्टिंग सही हो रही है, तो इसके तो मतलब पता कर सकते हो तुम्हारी कंडक्टिंग मैकेनिज़्म है वो सही है, और कॉकलिया भी कह सकते हो सही होगी। बाकी तुम्हारा बोन कंडक्शन से तुम्हारा कॉकलिया का फंक्शन पता चलता है, मतलब इससे केवल कॉकलियर फंक्शन पता चलता है, मतलब कंडक्टिव फंक्शन नहीं, इससे कॉकलियर फंक्शन पता चलता है, जबकि कंडक्टिव मैकेनिज्म इससे नहीं पता चल सकता। तो नॉर्मली क्या होता है, जो तुम्हारा एयर के द्वारा कंडक्शन होता है, जो एयर के द्वारा कंडक्शन होता है वो बोन के द्वारा कंडक्शन होता है उससे हमेशा ज़्यादा होता है, तो नॉर्मल केस में ऐसा ही होता है, ठीक। तो इसी को क्या कहते हैं, AC इज मोर देन BC, अगर ऐसा आ रहा है इसको क्या कहते हैं, रीनेज टेस्ट पॉजिटिव, इसका मतलब नॉर्मल है, मतलब कोई हीयरिंग लॉस नहीं है। बाकी देखो हम टेस्ट के बारे में अगले लेक्चर में और डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक। बाकी ये देखो तुम्हारा जो मास्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन दिखाया गया है, ये तुम्हारा इंटरनल कास्टिंग मीएटस है, मतलब पीछे की तरफ ही होता है, और तुम्हारा जो इनर ईयर वो कहाँ लोकेटेड होता है, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में लोकेटेड होता है। तो मास्टोइड प्रोसेस के बाद ही देखो तुम ट्यूनिंग फार करोगे तो डायरेक्टली EAC एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सरपास करते हुए जाता है पेट्रस पार्ट, मतलब जहाँ पे इनर ईयर लोकेटेड होता है, तो वही इसमें दिखाया गया है, ठीक। बाकी देखो तुम ट्यूनिंग फार को एयर कंडक्शन देखने के लिए EAC के पास लाते हैं और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। बाकी बोन कंडक्शन के लिए ईयर के पीछे रखते हैं, जो बोनी प्रोमिनेंस होता है उसके पास रखते हैं, ठीक। बाकी इसके जितने भी टेस्ट हैं वो हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।